यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैचजीत बैच में, जहां पर आज है लेक्चर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का। तो आज से फिर से मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाऊंगा, बिकॉज ब्लैक बोर्ड मुझे प्रेफरेबल ज्यादा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इस पे वीडियोस बनाना। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो बंटी जी भी क्लास में पधार चुके हैं, आइए पधारिए बंटी जी। तो जल्दी से बैठ जाइए और आज आप आई होप एनसीईआरटी लेकर आए हैं, ठीक है? बैठिए जल्दी से। बैठ तो रहा हूँ, हाँ तो बैठ जाइए जल्दी से। फिर क्या आपने पिछला लेक्चर रिवाइज किया बंटी? हाँ मैंने तो सब कुछ रिवाइज किया। तो बहुत बढ़िया है, तुम्हें सब समझ आने वाला है आगे भी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम करते क्या हैं, रिवाइज करवा देता हूं फिर भी थोड़ा सा। हम करते क्या है, हम करते हैं कि हमें आरडीएनए बनाना होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है। जैसे ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। इससे हम इसको निकाल, मतलब वेक्टर से ऑफकोर्स, मतलब क्या करते हैं, जो हमें चाहिए होती है जीन उसको निकाल के हम इस वेक्टर में लगा देंगे और वेक्टर की मदद से होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। और इस ट्रांसफरिंग से पहले हम इसकी कई सारी कॉपीज बना लेते हैं, है ना। तो वो सब प्रोसीजर हम देखेंगे कहाँ पे, प्रोसेसेस वाले सेगमेंट है। अभी हम चल रहे हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। प्रिंसिपल्स कह लो या मशीनरी कह लो जो कि यूज होगी, है ना। तो जब डीएनए जो बनेगा, जो हम होस्ट में डालेंगे, मान लो ये है होस्ट वाला डीएनए, तो ये है आरडीएनए। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हमने एक नई डीएनए का जो पार्ट है वो ऐड कर दिया किसी और ऑर्गेनिज्म से लेके, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और वी कैन से दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक जो है वो क्या है, आरडीएनए बनाना और उसे ट्रांसफर करना। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। और क्या ये आपको नीचे से प्रॉपर दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम आरडीएनए तो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, मशीनरी देखेंगे कौन कौन सी यूज हो रही है। मशीनरी एंड एंजाइम्स यूज्ड, मशीनरी एंड एंजाइम्स यूज्ड इसमें इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सी मशीनरी यूज हो रही है, कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, है ना। सबसे पहले जो आपके यूज हो रहे हैं दैट आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, या कहें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नाम से दिख रहा है रेस्ट्रिक्शन, तो ये ऐसा है कि कोई किसी के पास ये एंजाइम्स हमें मिले थे। सबसे पहले हमने एक ऑर्गेनिज्म देखा, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको आप बड़े बार आपने सुना होगा उसका नाम। हमने उस बैक्टीरिया को देखा, है ना। तो उसके डीएनए में एक ऐसा सेगमेंट था जो कि क्या कर रहा था, उसके ऊपर अटैक करने वाले वायरस के डीएनए या आरएनए जो भी है उसको कट करके रख दे रहा था, है ना। अब उसने कट कर दिया, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है ना। और एक और काम कर रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में बता अभी। तो इन 1963, it was observed that E. coli यानी एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है, अ बैक्टीरिया ऑन अटैकिंग या रिस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, ऐसा लिखो, रिस्ट्रिक्ट्स द डीएनए, या कहें तो जेनेटिक मटेरियल लिख लो। रिस्ट्रिक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज वायरस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, सब हो सकता है। रिस्ट्रिक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द अटैकिंग वायरस बैक्टीरियोफेज, अटैकिंग वायरस बैक्टीरियोफेज, मतलब आप बताऊंगा मैं आपको। देखना ध्यान से, जैसे क्या है, ये ई कोलाई का सेल है मान लो, है ना। अब इसमें क्या हो रहा था, बाय कटिंग इट, ये भी लिख लो, बाय कटिंग इट एंड some other enzymes in its body add methyl to its own genetic material। मतलब देखना ध्यान से, जैसे एक बैक्टीरियोफाज मतलब क्या होता है, जैसे वायरस जब किसी बैक्टीरिया पे अटैक करे उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो ये मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया, उसकी टेल वगैरह हो गया, है ना। ये हो गया कैप्सूल कह लो, कैप्सिड कह लो, है ना। कैप्सूल हो गया ये, और इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि जाएगा इसके अंदर, वायरस बैक्टीरिया के अंदर, बिकॉज ये बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है। तो ये जब अंदर गया तो क्या पाया, जब ये अंदर गया तो इसका जो डीएनए था, ये किसका बना रहा हूं मैं, बैक्टीरिया का डीएनए, है ना। ये मान लो मैंने बना दिया बैक्टीरिया का डीएनए, है ना।
ठीक है ना। तो इस बैक्टीरिया के डीएनए पे क्या हो गया, जैसे ही ये अंदर आया वैसे ही इस बैक्टीरिया में कुछ एंजाइम्स मिले हमें, जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल लगा दे रहे थे। ये देखो, ये मिथाइल लग गए। व्हाट आर दीज डॉट्स? मिथाइल। ये है बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस इज वायरल जेनेटिक मटेरियल, मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल। और इसको क्या कर दिया इन्होंने, कट लगा दिए। देखो कट लगा दिए, ये कट हो गया। अब ये कट हो गया तो कैसा आ गया, ये ऐसे ऐसे सेगमेंट में टूट गया। और अब क्या ये इसको अफेक्ट कर पाएगा? नहीं, अभी इसको इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएगा, कट हो गया ये, है ना। तो इसी को हमने क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कह दिया, जो कि क्या कर रहा है, इस वायरस की डीएनए को अंदर आ रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा है। हाँ, ज्यादा मेरे डीएनए में इनकॉर्पोरेट मत हो जाना, है ना। बिकॉज वायरल डीएनए क्या होता था, अंदर आता था, इसके अंदर चिपक जाता था, इसके अंदर चिपक जाएगा, उसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेगा, उसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेगा पूरे सेल की। और इस डीएनए में जब रेप्लिकेशन होगी तो वायरस डीएनए जो कि इसके साथ चिपक जाता था उसमें भी रेप्लिकेशन हो जाती है ना। तब इससे बचने के लिए इकोलाई ने क्या किया, इकोलाई ने अपने अंदर कुछ एंजाइम्स डेवलप कर लिए, जो कि क्या कर रहे हैं, खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अब मिथाइल ग्रुप ऐड करने से क्या हुआ, अब आपको शायद याद होगा कि हम जब एमआरएनए बनाते थे, है ना, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, 5 प्राइम एंड पे क्या करते थे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस जब हम करते थे एचएनआरएनए की, तो 5 प्राइम पे हम क्या करते थे, कैपिंग। कैपिंग में हम क्या करते थे, मिथाइल ग्रुप ऐड करते थे, है ना, मिथाइल ग्रुप ऐड करते थे। आई थिंक सो आपको याद होगा, मिथाइल, राइट, ऐसे आप लिखते थे MPAPPP, है ना। तो वो जब आप करते थे ऐसा, देखो MGPPP, राइट, तो जब ये ऐड करते थे तो इसमें मिथाइल ग्रुप क्यों है, बिकॉज मिथाइल ग्रुप उसको कट होने से बचाता था। अब जो इसके अंदर एंजाइम है जो कट कर रहे हैं, वो कहीं इसके मटेरियल को कट ना कर दे, इसी कारण इसने खुद के मटेरियल पे मिथाइल ग्रुप लगा दिए। मिथाइल ग्रुप यहां पे लिख भी लो, मिथाइल ग्रुप प्रिवेंट्स द कटिंग ऑफ इट्स ऑन डीएनए। या इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, कोई भी हो सकता है ना, इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, खुद के जेनेटिक मटेरियल को कटना लगे, इसलिए इसने मिथाइल ग्रुप ऐड करे। हाँ, इतना ही दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो हम इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ओके, तो ये था क्या कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डेवलप डिस्कवर कैसे हुए। 1963 में देखा गया कि इकोलाई में कोई भी बैक्टीरियोफाज अगर अटैक कर रहा है तो उस बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ वहीं पे रुक जा रही है, वो डेड हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज उसका वायरल वही मटेरियल जो होता है वायरस का, वही खत्म हो जाता है ना। क्यों? उसने डीएनए अंदर भेजा, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इसको कट कर दे रहे हैं। उन एंजाइम्स को हमने क्या बोला, वायरल जेनेटिक मटेरियल। कट डाउन किसने कट किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने, कट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है ना। और खुद के ऊपर मिथाइल लगा दी इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने, राइट। तो दैट इज व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी। उसको नोट कर लीजिए, चौक नीचे गिर चुकी है और इसको आप नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया है। एक बार मैं इसकी पिक्चर भी प्रॉपर क्लिक कर लेती है। आई होप सो। नाउ लेट्स मूव अहेड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का ही चल रहा है अभी सारा, है ना। मैं ये हेडिंग नहीं मिटाऊंगा, आगे आगे बस बढ़ते जाएंगे हम इसी की कड़ी में। अच्छा देखो, पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला था या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला था, दैट वाज हाइंड 2। कौन सा मिला था? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज, जो कि डिस्कवर हुआ था, दैट वाज हाइंड 2। ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं सब बताऊंगा। हाइंड 2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। अब हमारे पास कितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, देयर आर मोर देन 900 वैरायटीज, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आ रही, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ओवर 230 स्ट्रेन्स है इनकी, है ना। 230 स्ट्रेन्स में हमें ये 900 जो है हमने क्लासिफाई कर दिया इनको, है ना। तो ये 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें मिले, 230 स्ट्रेन्स में हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है ना। अब देखना, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आते हैं। नो बकवास, सीधा काम की बात करेंगे हम।
मतलब करवाऊंगा तो सब कुछ, चाहे वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो या ना, बट सीधा टॉपिक पे जाएंगे, ऐसी कोई बातें गप्पे गप्पे नहीं मारेंगे। शुरू में जो हो गया वो हो गया, एंड में जो हो गया वो हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नेम कैसे लिखते हैं? जैसे बंटी, तुम अपना नाम कैसे लिखते हो? बंटी, मैं तो बंटी लिखता हूँ। हाँ, तो तुम तो बंटी लिखते हो, पर इनका नाम कैसे लिखा जाता है? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इको R1 का आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, ये इको R1, इको R1। इसमें जो सबसे पहला ये कैपिटल वर्ड है, ये क्या है? दिस इज जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन, और ये है डिस्कवरी का ऑर्डर वाला नंबर। मतलब फर्स्ट कैपिटल वर्ड जो लिखा जाएगा या लेटर जो लिखा जाएगा, वर्ड नहीं होगा, फर्स्ट लेटर ही होगा, तो फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है दैट इज फॉर दिस ई स्टैंड्स फॉर जीनस। देन सेकंड, जो सेकंड वर्ड्स हैं कुछ, ये वाले वर्ड्स दो लिखे जो हमने को, सेकंड वाले जो हैं, सेकंड जो स्मॉल में लिखे गए हैं, स्मॉल में जो लिखे गए हैं दैट आर फॉर स्पीशीज। थर्ड जो कैपिटल में लिखा गया, थर्ड वर्ड जो कि कैपिटल में है, मतलब थर्ड कंपोनेंट कह लो, थर्ड कंपोनेंट कह जो कि कैपिटल में है, वो क्या दिखा रहा है? ये जो आर लिखा है इसमें, दैट इज स्ट्रेन। एंड फोर्थ इज द नंबर, जो कि हम किस में लिख रहे हैं? इन रोमन न्यूमरल्स। नंबर किस में? रोमन न्यूमरल्स में लिख रहे हैं। दैट इज द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया। फिर मैं आपको इसी को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, है ना, नेमिंग को ही। इसको नोट कर लो पहले, 10 मिनट तो मेरे ख्याल से हो ही गए होंगे। हाँ, 11 मिनट हो गए। आई होप एंड बिलीव आप इसको काम कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, कर लिया क्या? मैं एक बार इसकी पिक्चर भी क्लिक कर ली। अब हम चलते हैं आगे। ये जो नाम वगैरह हमने लिखा, ऐसे ही इको R1 का जो पूरा नाम है वो क्या है? इको R1 नाम से पता चल रहा है इको किसके लिए यूज होगा? एस्चरिचिया कोलाई के लिए ना। टॉपिक कभी भी वही चल रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही, है ना। हम थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि हम हर एक प्रोसेस को डिटेल में कवर कर लेंगे, और प्रोसेसेस में हम उन्हीं सब चीजों को एक ऑर्डर में अरेंज करके आपको दिखा देंगे, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे थे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही चल रहा है हमारे पास, पर अभी हम उनके नेमिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, नेमिंग, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया? इको R1 का एग्जांपल लिया हमने, जिसमें क्या है? इसका पूरा नाम एस्चरिचिया कोलाई, एस्चरिचिया कोलाई, RY, ये इसके स्ट्रेन को दर्शाता है। 13 क्या है? ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। तो ये एस्चरिचिया क्या है? जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी का ऑर्डर। तो अगर मुझे नाम लिखना है तो ये क्या है? जीनस है, CO क्या दर्शा रहा है? स्पीशीज यानी कोलाए, R क्या दर्शा रहा है? स्ट्रेन यानी RY स्ट्रेन है, और 1 रोमन न्यूमरल में यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे तो पूरा नाम है तो हम डायरेक्ट नंबर न्यूमरल्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो 1 क्या दिखा रहा है कि ये फर्स्ट 13 मतलब ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, किस ऑर्डर में डिस्कवर किया गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेमिंग। नेमिंग, आई होप सो एंड बिलीव सो कि आप इसके नोट कर रहे हैं, है ना। देखिए, नोट करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, कि ये कैसे काम करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हाउ डू दे वर्क। ऑलराइट, चल क्या रहा है? वही टॉपिक, मैं पता नहीं क्यों उसको मिटा रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ऑफ कोर्स इनकी क्या पढ़नी है? हमें वर्किंग पढ़नी है। तो पहले मैं लिखवा देता हूं आपको, राइट। अब एज द नेम सजेस्ट, restriction enzymes are known as molecular scissors. बताइए सबको, molecular scissors, as they can cut the DNA.
कट कर सकते हैं डीएनए को, पर क्या ये कहीं भी कट लगा देंगे? नहीं। कट द डीएनए, कहां पे, कहां पे कट लगाना है डीएनए में, किस जगह पे कट लगाना है? डीएनए तो बहुत बड़ा है, उसमें हर जगह कट लगा दोगे क्या? नहीं। कहां पे? किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही कट लगता है। और वो पर्टिकुलर जगह कौन सी है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। These enzymes have their particular, इन सबके पास अपनी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस और साइट्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट ऑन द डीएनए, है ना। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है मान लो, जहां पे ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो मान लीजिए कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, है ना, और वो पूरे इस डीएनए को छांटेगा, काम करेगा, है ना, कि कहां पे मुझे कट लगाना है, कहां पे मुझे कट लगाना है। तो अगर मान लो उसको अपनी रिकॉग्निशन साइट दिख गई कि ये उसकी रिकॉग्निशन साइट है, तो यहाँ पे कट लगा देगा, कट लग गया, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और इसको जोड़ने कौन आ जाएगा? लाइगेजेस, है ना। तो वो अगला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बाद, अगला मैं आपको लाइगेजेस ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो दीज एंजाइम्स हैव द पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस और साइट्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए वेयर दे कट इट, जहां पे ये उसको कट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, नोट कर लो। अब हम आते हैं, वर्किंग तो आपने समझ ली, बट किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एक और चीज, वर्किंग तो ठीक है, बट टाइप्स ऑफ कट्स भी होते हैं कि कैसे कट लगा रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कट दे मेक ऑन डीएनए, क्यों डीएनए को कैसे कट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस सेगमेंट, दो तरह के होते हैं ये, है ना। कैसे? फर्स्ट है आपके पास, ऐसा फर्स्ट तो हमने यहां पे यूज किया, तो एक टाइप है आपके पास रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड सेकेंड है आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ऑलराइट, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये है एक डीएनए का मॉलिक्यूल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहा हूं मैं। अब ऑफ कोर्स इसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, तो मैंने क्या मान लिया, ए टी जी सी सी टी टी ए टी, है ना। और इस साइड क्या होगा फिर, टी ए सी जी जी ए टी ए। इसीलिए कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बेसिक तो पता होना चाहिए ना, डीएनए में सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ए के सामने हमेशा टी आता है, टी के सामने हमेशा ए आता है, जी के सामने सी आता है, सी के सामने जी आता है, ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस ने काम करना है, तो वो आया, उसने देखा उसकी रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, कट कहाँ पे लगाएगा, जो मैं एरो लगाऊंगा मतलब कट है, वो यहाँ पे वो कट लगा देगा मान लीजिए। अब अगर उसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम 80 के बीच में कट लगाया है, तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी 80 के बीच में ही कट लगाएगा और उसी पोजीशन पे लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे कट लगाएगा। अब अगर यहाँ पे कट लगा दिया, या मान लो हम ऐसा करते हैं, कट की जगह ऐसा यहाँ पे की जगह हम थोड़ा अंदर की तरफ कट लगवाते हैं, है ना, बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी कट करता है, यहाँ पे कट करवा दिया मान लो ये, तो वो दोनों को सेम ही जगह कट करेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सोन्यूक्लियेजेस की, एक्सोन्यूक्लियेजेस की, तो कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस, सेम प्लेस कह लो या सेम लोकेशन कह लो, है ना। जैसे यहां पे कट किया तो इसको यहां पे कट करेगा सामने सामने, एंड रिजल्ट्स इनटू
रिजल्ट्स द टू फ्रेगमेंट्स, बिकॉज ऑफ इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। रिजल्ट्स द टू फ्रेगमेंट्स इनटू ब्लंट एंड्स, विद ब्लंट एंड्स लिखो, इनटू रहने दो, विद ब्लंट एंड्स। मतलब जैसे अब अगर इस पे यहाँ पे कट लगा तो इसे दो सेगमेंट बन जाएंगे, एक ये रहा ये वाला, और एक एटी वाला और टी ए वाला अलग हो जाएगा ना, तो ये वो बना दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा। टी ए सी जी जी ए ए। अरे ये अंदर की तरफ क्यों आ गए, बदतमीज, ये अंदर की तरफ थोड़ी आए, अंदर तो मैंने ऐसे लिख दिए, चाहे आप बाहर लिखो अंदर लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ता उससे, है ना। और यहाँ पे क्या है फिर, ए टी जी सी सी टी टी, ए टी जी सी सी टी टी, और इस साइड ए टी है और टी ए है, ये है 3 प्राइम 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम 5 प्राइम, राइट। तो देखो ये जो कट बने ये कैसा बना, ऐसा ऐसा एंड आया आपके पास ऐसा, तो इसको बोलते हैं हम ब्लंट एंड, सिंपल स्ट्रेट एंड, है ना। या कह लो जैसे ये है ना, मान लीजिए, तो अब मैं बेसिस को कैसे दिखा रहा हूं वो देखना ध्यान से। ये है आपके कुछ बेसिस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बेस दिखा रहा हूं मैं, बेसिस, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बने हैं और 2 इधर बनाने हैं, है ना। जब भी कट लगा तो ऐसा लगेगा, देखना, मतलब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बॉन्डिंग को दर्शा रहा है, ये बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग जो भी इनके बीच में है, ऑलराइट। तो देखो ए टी जी सी सी टी टी, ए टी जी सी सी टी टी, और इसका उल्टा टी ए सी जी जी ए ए, राइट, टी ए सी जी जी ए ए। नेक्स्ट यहाँ पे है ए टी और यहाँ पे है टी ए, ऑलराइट। अब ये कोई बात नहीं, ये तो 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, ओके। अब ये जो एंड्स बने हैं इनको हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स, दीज आर कॉल्ड ब्लंट एंड्स, बिकॉज अब आपको इनको जोड़ना है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्यों, बिकॉज आपको कौन सी बॉन्डिंग बनवानी पड़ेगी, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा, राइट। या कहो दो न्यूक्लियोटाइड को क्यों जोड़ना है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब आपको किसको जोड़ना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनानी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, है ना। या कह लो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोटाइड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स, एक टी वाला न्यूक्लियोटाइड जिसके ऑफकोर्स डीएनए है, तो ये अकेले नाइट्रोजनस बेसिस थोड़े हैं, अकेले नाइट्रोजनस बेसिस थोड़े हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना पड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड्स के बाद ये भी जुड़ेंगे आपस में, है ना। तो मतलब यहाँ पे आपको कौन सी बॉन्डिंग करवानी पड़ रही है, विच बॉन्डिंग आर यू हैविंग हियर, कौन सी बॉन्डिंग आपको दोबारा बनानी पड़ेगी अगर आपको इनको जोड़ना है, ब्लंट एंड्स को जोड़ने के लिए। तो आप कह सकते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनानी पड़ेगी अगर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, और अगर हमें सिर्फ ए और टी को जोड़ना है तो कौन सी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, वो आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। इतना थोड़ी बताऊंगा मैं सब कुछ। नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ने के लिए कौन सी बॉन्डिंग लगती थी, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर ही लगती थी, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस उसी से बनते होते हैं, है ना। तो दैट वाज ये ब्लंट एंड्स है, तो इसको जोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए। अब ये तो हो गया एक, जो कि हमने पढ़ा एक्सोन्यूक्लियेसेस के बारे में, किसके बारे में, एक्सोन्यूक्लियेसेस। ये एक्सोन्यूक्लियेसेस काम करेंगे तो वो ऐसे काम करेंगे, ब्लंट एंड्स देंगे आपको। बट इफ आई टॉक अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, तो उनमें क्या होगा वो हम आपको बताते हैं, ऑलराइट। सो आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये क्या बना रहा है, एक्सोन्यूक्लियेसिस से कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स एट सेम प्लेस पे कट होंगे तो, एक मिनट, शार्प एंड्स बनेंगे भाई, सॉरी, सो सॉरी अबाउट दिस, शार्प एंड्स। देखो शार्प एंड्स क्यों, बिकॉज ये बिल्कुल वैसे प्लेन है ना, तो शार्प एंड्स बनेंगे। ब्लंट एंड्स आपको दिखाऊंगा आगे, ब्लंट एंड्स कौन बनाता है, एंडोन्यूक्लियेसिस, कहां गए एंडोन्यूक्लियेसिस, ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया है, आपने इसको नोट कर लिया है। शार्प एंड्स आएंगे कैसे हैं, शार्प है ना, ये शार्प है, कोई भी चीज ऐसे तो शार्प हो गई। अब ब्लंट बताऊंगा, ब्लंट को हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग भी बोलते हैं। एक बार मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ दोबारा से, बिकॉज वो तो गलत लिख दिया था ना वहां पे, तब देखना दोबारा। एक्सोन्यूक्लियेसेस हमने कवर कर लिए, अच्छा ये सेम प्लेस में कैसे कट कर रहा है, एंटी पैरेलल मैनर में। मतलब पहले हमने 3 प्राइम टू 5 प्राइम में जो पहले ए आ रहा है उस पे कट लगाया, फिर हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो पहले ए के कॉरेस्पॉन्डिंग टी आ रहा है उसमें कट लगाया। बट अगर मैं बात कर रहा हूं
एंडोन्यूक्लियेजेस की। Cut the DNA strands at the point, उस पॉइंट पे कट करेंगे, जैसे आप कह लो कट द डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम पॉइंट फ्रॉम, जैसे उसमें क्या था, हम एक ही साइड से देख रहे थे, चाहे वो कोई भी साइड हो, है ना, हमने इसमें इस साइड से देखा तो वहीं पे कट लगाया। फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, इसमें हम अलग अलग साइड से जाएंगे, जैसे अगर यहां से मैं एक कदम गया तो वहां से भी एक कदम ही जाऊंगा। एंड बिटवीन द सेम बेसिस, मतलब ऐसा कब हो सकता है, जब मैं यहां से भी एक कदम चला, वहां से भी एक कदम चला, देखो ये एक स्टैंड, ये दूसरी स्टैंड, मान लो यहां से मैं चला, स्टार्ट किया, यहां पे मैंने एक कदम चला, दूसरा कदम चला, तो दो बेसिस के बाद मैंने कट लगाया। यहां पे भी मुझे इस स्टैंड पे भी एक कदम चला, दूसरा कदम चला, दो बेसिस के बाद कट लगाया, पर जिन बेसिस के बीच में कट लगा है वो बेसिस सेम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूं तो इसको ऐसे रीड कर रहा हूं, वो सेम है, सेम स्टैंड है, राइट। तो ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। हेंस इट यूजेस इसकी जो रिकॉग्निशन साइट होती है उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं इस पे। इट यूजेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, मतलब जैसे अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो कैसी होनी चाहिए, GAATTC, और अगर मैं इसको भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखूंगा तो वो भी सेम आएगी, GAATTC। और ये जो मैंने लिखी है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC वाली, ये आपको याद होनी चाहिए बिकॉज ये इको R1 की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो आई होप एंड बिलीव आप इसको याद रखेंगे। तो एंडोन्यूक्लियेजेस में क्या 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 किस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये recognizes the palindromic sequences। तो मैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आपको कहां पे समझा रहा हूं, यहीं पे समझा रहा हूं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं, वो सीक्वेंसेस जो दोनों साइड से पढ़ने से सेम आ रही हैं अलग अलग स्टैंड पे, मतलब सेम साइड से पढ़नी है आपको, 5 प्राइम से पढ़ रहे हो तो 5 प्राइम से पढ़ोगे, बट दूसरी स्टैंड पे ऑफ कोर्स, मतलब एंटी पैरेलल हो गया ना, है ना। रीड द सेम फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स। दोनों को अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हो तो सेम आएगा, या कहें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हो तो भी सेम है, CTTAAG, बट आप GAATTC याद रखना बिकॉज 5 प्राइम पे GAATTC है, और ऑफ कोर्स फिर आप ऐसे निकाल लोगे तो लिख ही लोगे ना, 5 प्राइम से ही GAATTC है, ऐसा मत लिख देना GAATTC और दूसरे का भी GAATTC ऐसे, कि ये पॉसिबल है क्या, जी के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, नहीं, इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब कट कहां पे लग रहा है, वेयर इज द कट, तो कट इसमें कहां पे लगता है, जी और ए के बीच में लगता है, यहां पे कट लगा तो इसमें भी जी और ए के बीच में ही लगेगा, ये कट लगा। और ये मैं कटिंग किसकी दिखा रहा हूं, इको R1 की। ये इको R1 है जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और वो कहां पे कट लगा रहा है, डीएनए में, वो यही सीक्वेंस ढूंढता है GAATTC, ये इसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक और एग्जांपल देखना, मलयालम, MALAYALAM, क्या ये कोई सीक्वेंस है, नहीं, बट अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये एक ऐसा वर्ड है ना। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, यहाँ पे देखो, यहां से लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, MALAYALAM, सेम आ रहा है ना, तो ये वर्ड है जो कि पैलिंड्रोमिक है, आप ऐसा मान सकते हो, बट इज नॉट अ सीक्वेंस। अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, और ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, देखो सेम आ रहा है दोनों साइड से, है ना, दोनों साइड से रीड करो, सेम आ रहा है, 5 प्राइम 3 प्राइम सेम आ रहा है ना, एक साइड से जब भी रीड कर रहे हो। तो यही है इको R1 में कि ये GAATTC वाली को सीक्वेंस को रीड करता है ना, और ये कैसे कट्स देगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसको नोट करना। शार्प कट्स इसमें मिलते नहीं है, इसमें ब्लंट कट्स मिलते हैं, ब्लंट कट्स मिलते हैं इसमें, पिछले वाले थे शार्प कट्स। आई होप एंड बिलीव दैट आपने इसको नोट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसके कट दिखा रहा हूँ कि कैसे कट लगाएगा ये, जिसने कट लगा दिया इसके अंदर। अब देखो डीएनए को मैं कैसे दिखा रहा हूं, ये वही तरीका यूज कर रहे हैं हम डीएनए को दिखाने का, बॉन्डिंग को दिखाने का। ये है T, ये है T, ये है A और यहां है G। तो कट कहां पे लग रहा है,
कट कहाँ लग रहा है? एक कट लगा यहां से, एक कट लगा यहां से। ऑलराइट, यही लगा कट। अब देखना जब कट लग गया तो ऑफ कोर्स वाली बात है, जब कट लगेगा तो यहां से सेपरेट होगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। कटिंग के बाद ये कैसा दिखेगा? क्या ये आपको ऐसे दिखेगा? देखना, जी, ये है जी, ठीक है ना, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये है जी सी, जी ऐसा लिखते हैं, ऐसे ही बना लो, जी सी, और यहाँ पे टी टी ए ए जी, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटी है ना यहाँ पे, टी टी ए ए, सी टी टी ए ए, टी टी ए ए, टी टी ए ए, आगे तो फिर अगले वाले का जी आ जाएगा ना। अब ये देखना, ये है जी, जी, अब ए ए टी टी सी, ए ए टी टी सी, ऑफ कोर्स इसमें ऐसे होगा। अब ये आपके पास एंड्स बनेंगे, तो ये कैसे एंड्स दिख रहे हैं? ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग मतलब यहां से तो ठीक है, पर ये जो बाहर को निकला हुआ है ऐसे ऐसे है ना, ऐसे निकला हुआ है, ओवरहैंगिंग बोलते हैं इनको, ओवरहैंगिंग एंड्स, ओवरहैंगिंग और स्टिकी और ब्लंट एंड्स है ना, ब्लंट एंड्स हैं ये। ओके, ओवरहैंगिंग, स्टिकी कह लो, ब्लंट एंड्स कह लो, है ना, दैट इज व्हाट इज हियर प्रेजेंट। 1 मिनट इसको मैं नोट करना, 1 मिनट वीडियो पॉज कर रहा हूँ, है ना, तो आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया है। 1 मिनट इसकी फोटो भी क्लिक कर लेते हैं, अब वीडियो पॉज करने आए थे तो कर ली, है ना। अब ये देखो, इसमें लाइगेसिस को इसको चिपकाना हो अगर किसी के साथ तो उसको आसानी होती है, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना थोड़ी सी आसान होती है ना, तो इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनानी है आपको, फिर ये चिपक जाएंगे, है ना, तो बस इसीलिए हम यूज कौन से करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एंडोन्यूक्लियसेस, बट टाइप्स बताने तो जरूरी ही थे, है ना, बिकॉज आप क्या पढ़ रहे हो, नीट के बारे में पढ़ रहे हो, अब बोल दिया उन्होंने, क्वेश्चन आ गया व्हाई एक्सोन्यूक्लियसेस आर नॉट यूज्ड, है ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए एक्सोन्यूक्लियसेस क्यों यूज नहीं होते, बिकॉज वो कौन से एंड देते हैं, शार्प एंड्स देते हैं, और अगर वो शार्प एंड्स दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। शार्प एंड्स को जोड़ने के लिए लाइगेसिस वो जो है इतना संभव नहीं है वो उनके लिए, है ना, इनको जोड़ना उनके लिए आसान है। अब अगर इनको जोड़ना है तो इसको उठाओ, यहाँ पे ले आओ, जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन जाएगी ना खुद ही, उसके लिए भी कुछ एनर्जी वगैरह देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी, है ना। आई होप सो आपको ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हो, है ना, और जो मैंने आपको आज बताया अभी के लिए ये कट्स कैसे बनेंगे वो भी क्लियर हो। नेक्स्ट क्या आता है, ये चौक थोड़ी छोटी है, हम थोड़ा बड़ी चौक ले लेते हैं। नेक्स्ट कम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में ही है, अभी रेस्ट्रिक्शन खत्म नहीं हुआ, है ना, वही लिखवा देता हूँ एक बार, लाइगेसेस, अच्छा ये मैं लाइगेसेस में लिखवाता हूँ, तो विद दिस आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खत्म हो गया, है ना। लाइगेसेस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड, लाइगेसेस। हेलो चिंटू, चिंटू नहीं, क्या नाम है आपका? बंटी, बंटी, क्या आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कुछ दिक्कत तो नहीं आई? बस वही जो आपने गलती कर दी, शार्प एंड ब्लंट एंड, उसी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हाँ उसमें आ सकती है, बट याद रखना जो ऐसे प्लेन एंड्स हैं वो शार्प हैं, और जो ऐसे ओवरहैंगिंग है स्टिकी हैं। स्टिकी क्यों? चिपक सकते हैं ना, जैसे पास में लेके आओगे चिपक जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, है ना, इसलिए, है ना। और टीचर की गलती तो सबको बड़ी जल्दी दिखती है जो पढ़ा रहा है ना, खुद की गलतियां देखी तुमने? बदतमीज, कल मैं टेस्ट लूंगा, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा, और ऐसा नहीं कि नीट वाला टेस्ट होगा, नीट वाला टेस्ट तो ये भी दे सकते हैं, तुम्हारा टेस्ट होगा, एमसीक्यू नहीं होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। या कह लो कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, दिस विल बी चैप्टर नंबर बताओ भाई, किसको कौन सा चैप्टर देना चाहिए टेस्ट के लिए। ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग से देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां से आपका टेस्ट होगा कल, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव आप उसको पढ़ के आएंगे, कल के लिए तैयार हो क्या टेस्ट के लिए? कल देखो कल बुधवार है तो कल टेस्ट, ठीक है ना इसका, हाँ कल आपका टेस्ट है किस चीज का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बोर्ड लेवल का टेस्ट होगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट में नहीं पूछूंगा।
लाइगेसेस की बात कर रहे हैं तो दीज आर मॉलिक्यूलर ग्लूज एज दे आर यूज्ड टू ज्वाइन द डीएनए, कौन सा, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। ऐसा लिखो, फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए। अब वेक्टर डीएनए में भी कहीं कट लगाएंगे, है ना, कॉमा, बोथ कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दोनों को कट करने सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होगा हमें। क्यों, इसका क्या कारण है, देखना ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है जिसमें आपने क्या देखा, GAATTC, और यहां पे क्या होगा फिर CTTAAG, 5 प्राइम, ओ 5 प्राइम ही होगा ना ये भी, हाँ। तो यहाँ पे कट लग रहा है, यहाँ पे कट लग रहा है, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वेक्टर डीएनए, मान लिया ये वेक्टर था, जो कि क्या है, प्लाज्मिड है, सर्कुलर प्लाज्मिड, मैंने मान लिया कि वेक्टर है ना, ये है। तो इसमें भी एक पार्ट कट होगा, मान लिया कि ये वाला है वो पार्ट, ऐसे मैंने ऐसे ऐसे कर दिया उसको, ठीक है, ये वाला पार्ट है, और इसमें भी सेम ही सीक्वेंसेस होंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक ओवरहैंगिंग हेड एंड बनेगा, वहां पे भी बन जाएगा। अब जो इसका ओवरहैंगिंग हेड एंड है, मान लिया ये वाला सेगमेंट मैंने उठा लिया, है ना, इसको उठा लिया, और इसका भी ऐसा सेगमेंट होगा, उनको आपस में रखेंगे पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम सेम एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों कट कर रहे हैं, ताकि हमें ईज हो, आसानी हो इन दोनों को जोड़ने के लिए, ईज टू ज्वाइन देम, किसको आसानी होनी चाहिए, लाइगेसेस को। अब अगर मान लो कि इसको हमने कट किया किसी और से, इसको हमने मान लो कट कर दिया एक्सोन्यूक्लियस से, इसमें ब्लंट एंड जिसमें शार्प एंड, सॉरी इसमें शार्प एंड जिसमें ब्लंट एंड, तो कैसे जोड़ पाओगे इसको, नहीं जुड़ेंगे अच्छे से, अच्छे से क्या जुड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें सीधा प्लेन स्ट्रक्चर होगा, क्या जुड़ पाएंगे, नहीं, सीधी बात है ना। और अगर मान लो इसका और इसका सीक्वेंस सेम नहीं है, अगर सीक्वेंस अलग अलग है, तो क्या इस टी के सामने ए आ पाएगा, सीक्वेंस सेम होगा तभी तो टी के सामने ए, टी के सामने ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने सी आएगा ना। तो इको R1 से ही हमें इसको कट करवाना पड़ेगा। अगर हमने इसको इको R1 से कट करवाया, इको R1 ने इसको कट कर दिया, ये सेगमेंट कट कर दिया, इसमें भी इको R1 से ही करवाना पड़ेगा, ताकि इसमें भी वो कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला सेगमेंट कट कर सके, राइट, ऑलराइट। तो इसीलिए हम सेम एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे ताकि उनको जोड़ने में हमें आसानी हो, एंड ईज टू जॉइन देम एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंटेरिटी थोड़ी ब्रेक होनी चाहिए यार, चाहे फिर वो RDNA हो, CDNA हो, CDNA भी होता है एक, है ना, RDNA हो, CDNA हो कोई भी DNA हो, RNA हो, DNA हो, नॉर्मल, each to join them and they are complementary to each other such that they are complementary to each other। अभी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, राइट, तो जोड़ने से आसानी होगी हमें। एंड हम इसमें एंडोन्यूक्लियस ही क्यों यूज करते हैं, नोट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वी यूज ओनली एंडोन्यूक्लियस। क्यों, बिकॉज एंडोन्यूक्लियस क्या दे रहे हैं, एज दे प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स, या कह लो ओवरहैंगिंग एंड्स। ऑफ कोर्स अब ब्लंट एंड्स बन रहे हैं, स्टिकी एंड्स बन रहे हैं, तो उनको जोड़ने से आसानी होगी, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, विच आर प्रेफरेबल टू ज्वाइन या इजी टू ज्वाइन, इजी टू ज्वाइन बाय लाइगेसेस। लाइगेसेस उनको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या आता है कि हमने RDNA जो बनाया वो कैसे बनेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, मैं भी आपको समझाता हूं डायग्राम के थ्रू। अभी तो 40 मिनट हुए हैं, तो मैं बस एक लास्ट वो डायग्राम समझाना रह गया, उसके बाद मैं इस लेक्चर को खत्म मानूंगा, ठीक है ना। एक मिनट, रजिस्टर कहाँ गया यार, इसके पीछे रख दिया क्या, कर्टन के पीछे था, इट वॉज बिहाइंड द कर्टन, राइट। तो ये है मशीनरी एंड एंजाइम में लाइगेसेस के कारण, कि लाइगेसेस क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लूज हैं, वो जोड़ेंगे, और वो जो जोड़ेंगे ना, तो सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से टूटे होने चाहिए दोनों चीजें, है ना। तो ये वेक्टर है और ये क्या है, ये क्या है, फॉरेन डीएनए या कह लो एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, ये है वेक्टर डीएनए, ठीक है ना। क्लोनिंग वेक्टर भी होता है, होस्ट के तक पहुंचाने वाला वेक्टर भी होता है, आपने कौन सा लिया वो आपके ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस सेगमेंट को वेक्टर में डालने से पहले ही उसकी क्लोनिंग कर ली PCR की मदद से, बट पढ़ेंगे आगे, है ना। we will be studying that also।
अब देखना आगे क्या है। अब आपको इसको ट्रांसफॉर्म मतलब एक सेल को ट्रांसफॉर्म करना है, तो कैसे करोगे? जैसे आपकी एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई है, ये एक डीएनए है जो कि फॉरेन डीएनए है, मान लीजिए ये क्या है, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए जो आपको चाहिए एक्चुअली, जिसका कुछ सेगमेंट चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, आपको इसका इतना सा पार्ट चाहिए, मान लो ये पार्ट चाहिए आपको, है ना। आपने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होना चाहिए। जैसे मान लो आपने इसको EcoR1 से कट किया तो आपको ये वाला पार्ट ऐसे मिल गया, हाँ यही है ना, ये पार्ट आपको मिल गया। अब ये मैंने मान लिया वेक्टर प्लाज्मिड है, जो कि कैसा सर्कुलर मान लिया मैंने। दैट्स ऑल अप टू यू, आपको कौन सा लेना है, क्या लेना है। वेक्टर भी आपको पता होना चाहिए ना कौन सा लोगे, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, है ना, कि वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है अच्छे वेक्टर की, है ना। तो ये ले लिया हमने। अब इसमें भी सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना चाहिए, कट लगना होना चाहिए, है ना। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको भी कट किया, तो इससे ये पार्ट अलग हो जाएगा। हमें क्या मिला, हमें मिला ऐसा, ये मिला हमें, हमें मिला ये इस तरह से, ये देखो। अब इनको हमने जोड़ दिया यूजिंग लाइगेजेस, और लाइगेजेस कौन से एंड को जोड़ सकता है, ब्लंट एंड्स को। तो मतलब ये हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से ही कर पाएंगे। और सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ये क्या है, वेक्टर प्लाज्मिड कह लो, और ये क्या है आपका एलियन सेल, ठीक है। अब इसमें कट हो गया, अब ये आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, देखना कैसे। ये क्या बन गया, RDNA, जहां पे ये जो है वो जीन है जो मुझे चाहिए थी फॉरेन डीएनए में से, है ना, ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है। अब ये RDNA है, इसको मुझे सेल में डालना है, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ कि आपको इसको इकोलाई में डालना है। तो ये इकोलाई है, इसके लिए आपको इकोलाई, ऐसा थोड़ी है कि इकोलाई दे देगा, हाँ यार डाल दो मेरे अंदर कुछ भी डाल दो, मैं तो पागल हूं, मैं तो घंटा हूं, बजा जाओ, है ना। तो इकोलाई है, इसके अंदर इसको डालना, तो इकोलाई को भी कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये इकोलाई के अंदर जाना चाहिए, तो ये चला गया मान लो इकोलाई के अंदर, है ना। अब इकोलाई में ये तो है कि ये इसको भी रिप्रोड्यूस करवा सकता है। अब ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और इकोलाई इसको रिप्रोड्यूस करवा सकता है। दैट मीन्स जब इसकी प्रोजेनी बनेगी तो प्रोजेनी के अंदर भी एक ये वाला होगा और एक ये एक्स्ट्रा डीएनए होगा, एक ही एक्स्ट्रा डीएनए होगा RDNA। सिमिलरली इसके अंदर भी एक ये इसका न्यूक्लियस होगा, जो भी है इसके अंदर, न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियोइड कह लो इसको, है ना, और इसका दूसरा डीएनए होगा, है ना। दिस इज प्रोजेनी, और इनके भी आगे ये कंटिन्यू होगा ही। नाउ लेट्स मूव टू द एनसीईआरटी रीडिंग। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं जितना हमने आज किया, है ना। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को समझा आज। आई होप सो एंड बिलीव सो कि आपने इसको सबको समझा होगा प्रॉपरली, है ना। होमवर्क में आपको आज डीपीपी नंबर 1 सॉल्व कर लेनी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तरफ हम चलते हैं। देखो यार, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने कवर कर लिया, आज कंप्लीट हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड लाइगेजेस जो हमने पढ़ लिए। अब कल के लिए आप इसको रिवाइज करके रखिएगा होमवर्क में। आपको करना है डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व करना है, रिवाइज करना है और क्लास नोट्स बनाने हैं, है ना। बस एक चीज, अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए। बंटी, आज तुम एनसीईआरटी लाए हो कि नहीं लाए हो? अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी है, आपके लिए भी चलो टेस्ट रख ही देते हैं, है ना। बंटी, तुम्हारे साथ ये भी टेस्ट देंगे, तो ऐसा करते हैं, आप क्या करिएगा, कीप रिवाइज्ड विद चैप्टर नंबर 1, जो हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको रिवाइज करके रखिएगा, है ना। एक आपको मिलेगी टेस्ट वीडियो, और वो टेस्ट कैसा होगा, बोर्ड लेवल होगा, मतलब बोर्ड वाला टेस्ट होगा। बिकॉज एक आप में से ही किसी ने लाइव में कहा था, है ना, कि उनको चाहिए कि वो बोर्ड वाले लेवल का भी कुछ कर सकें, बिकॉज बोर्ड में भी कुछ आना है ना। तो टेस्ट वीडियो मिलेगी, बोर्ड के क्वेश्चंस, और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे ऑफ कोर्स उसमें, बिकॉज टेस्ट है ना। तो वो टेस्ट वीडियो लगभग 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, ऐसा मान लो 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, और उसमें 1 मार्कर 2 मार्कर वगैरह तो मैं नहीं बजा पाऊंगा, उसके लिए तो सारी बुक ही पढ़नी पड़ेगी ना, एनसीईआरटी या एमसीक्यूज वगैरह जो भी है। तो मैं क्या करूंगा, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दूंगा 50 मार्क्स में, जिसमें क्या होंगे,
2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आप कहें कि नीट लेवल का भी टेस्ट चाहिए आपको, तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। वो हम करेंगे बिल्कुल मई के पास में, जब आपका टेस्ट पेपर होगा ना। तो मई से पहले कौन सा आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में हम करेंगे वो चीज़ें, अप्रैल एंड में, है ना। बिकॉज तब तक आपके बोर्ड भी कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड की, तो फरवरी में, मिड फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च में खत्म हो चुके होंगे, अप्रैल तक आपके बोर्ड कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना। तो इसको नोट कर लेना आप, इसको, इस चीज को नोट करना। इसका आपको टेस्ट मिलेगा 50 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा कह लो, है ना। और वो टेस्ट आप मुझे सबमिट भी कर सकते हो, मैं चेक भी कर सकता हूँ, दैट्स ऑल अप टू यू। आप कैसा करना चाहते हो, है ना। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कि ऐसे ही देखना चाहते हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, नहीं आता, आता है, नहीं आता। इससे बेटर तो यही है कि आप सॉल्व करो और मुझे सेंड कर दो। कैसे टेस्ट सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, या मैं आपको मेल दे देता हूँ, है ना। चलो वो मैं आपको जब टेस्ट की वीडियो दूंगा तभी बता दूंगा, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का आंसर, आंसर नहीं, ये जो हमने रीड किया, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिएगा। डीएनए टेक्नोलॉजी अकम्पलिश्ड, कौन से टूल्स हैं, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हमने आज पढ़ा है। पॉलीमरेज एंजाइम्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ दिया भी नहीं हुआ। कहाँ दिया हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिया हुआ है ये पीसीआर। तो हम जब दिया हुआ है तभी पढ़ेंगे, है ना। इसमें कोई एंजाइम वगैरह तो नहीं है, वो तो आपको पता ही है ना, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज वगैरह जो है, जो भी है ना। लाइगेसेस वो हमने कवर कर लिया, वेक्टर्स एंड होस्ट। तो ये देखिएगा, अब आपको दिया हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो कल भी पढ़ाऊंगा दोबारा। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, क्लोनिंग वेक्टर कैसे होने चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर कैसे होने चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना है, बस वो मैंने आपको बताना है। फिर इसके बाद तो चैप्टर कंप्लीट ही मानो, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट ही मानो, सब कुछ भी आपको बस उस ऑर्डर में लगा देना है ना। आइसोलेशन की तो कैसे की, है ना, बस थोड़ा बहुत रह जाएगा, फिर उसको आप कर सकते हो। ये चीज लास्ट में रह जाएगी, बाकी ये सब चीजें तो हम कर चुके होंगे, है ना। बट स्टिल देखते हैं 5 लेक्चर्स में, मेरे ख्याल से 5 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी हफ्ते, देखते हैं, ठीक है। बिकॉज आज भी हमने मेजर चंक तो कवर कर ही लिया है, देखो लगभग हमने बड़ा कुछ पढ़ लिया चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द ईयर 1963 टू एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग, 2 एंजाइम्स थे जो कि क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोफाइट्स की ग्रोथ को रोक दे रहे थे। एस्चेरिचिया कोलाई में उनको हमने आइसोलेट किया, अलग किया। मिथाइल ग्रुप एक था जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था उसके डीएनए में, खुद के डीएनए में, और दूसरा जो कि फॉरेन डीएनए को, जो कि उसके अंदर आ रहा था वायरस डीएनए को, उसको कट कर दे रहा था, है ना। तो हमने इसको क्या कह दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह दिया। First replication enzyme, endonuclease, restriction endonuclease, Hind2, whose functioning dependent on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. मतलब वैसे ही है, Hind2 का भी एक recognition sequence होगा, वही इन्होंने कहा है। A particular point by recognizing a specific sequence of the 6 base pairs, जैसे आपने पढ़ा GAATTC, 6 बेस पेयर्स थे, है ना। और उसमें भी कहाँ पे कट लगा रहा है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे, बिल्कुल एंड पे भी नहीं, सेम पोजीशन पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करोगे तो सेम ही पोजीशन पे कट लग रहा है। बिसाइड्स Hind2, आज हमें क्या पता है, 900 रेजिस्ट्रेशन एंजाइम्स पता है, और उनको हमने क्लासिफाई करा है 250, मतलब 230 लिखा है ना, तो 230 स्ट्रेन्स में, है ना। डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस सबकी। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग, नेमिंग का कन्वेंशन आपको दिया हुआ है, देखो। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, सेकंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज, एंड कहाँ है, फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, एंड इको R1 कम्स फ्रॉम इशरिचिया कोलाई RY13। इन इको R1, R क्या है, RY में से R क्या है, स्ट्रेन है ना। R is derived from the name of strain. Roman numerals following the name indicates the order in which the enzymes were isolated from that strain. Right? Restriction enzymes belong to larger class of enzymes called nucleases. Of course, एक न्यूक्लियस को कट, मतलब न्यूक्लियेजेस क्यों कहा गया हमने, बिकॉज ये न्यूक्लिक एसिड पे कट लगा सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। हमने पढ़ा एंडोन्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस हो सकते हैं, राइट। एक्सोन्यूक्लियेजेस जो है वो एंड से कट करेंगे, वेयर एज एंडोन्यूक्लियेजेस कट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन से विद इन द डीएनए। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at the specific point. तो आपको दिखाया कि एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं, है ना। ये पूरा इंस्पेक्ट करेंगे डीएनए की लेंथ को और अपना स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखेंगे और कट कर देंगे, है ना। इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए, जो कि दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों स्ट्रैंड्स में पड़ोगे तो सेम ही दिखेगा। देखो ये आपको दिया हुआ है नाम, ये जो एक्शन दिया हुआ है किसका है, इको R1 का। देखो ये है आपके पास वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए को भी इन्होंने वहीं पे कट किया है GAATTC में, और फॉरेन डीएनए को भी वहीं पे कट लगाया। आप इस पिक्चर में देखना, पेज नंबर 196 पे आपको जो पिक्चर दे रखी है, फिगर 11.1, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह पे आपको कट लगाना है, फॉरेन डीएनए हो या
वेक्टर डीएनए हो और दोनों को कट भी सेम ही एंजाइम लगा रहा है, देखो both the enzymes cuts both the DNA strands at the same time, दोनों को सेम टाइम पे कट कर रहा है। EcoR1 cuts the DNA bases between G and A only when the sequence GAATTC is present, मतलब ये GAATTC क्या है, इसकी रेकॉग्निशन साइट है। डू यू नो पैलिंड्रोम्स क्या है, आपको मैंने बता दिया मलयालम का एग्जांपल देके। आगे देखना नेक्स्ट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी सेम है, दोनों स्ट्रैंड्स पे ना। Restriction enzymes cut the strand of a DNA a little away from the center of the palindromic sequence, but between the same two bases of the opposite strands. Same bases के बीच में कट कर रहे थे। This leaves single-stranded portions at the ends, overhanging stretches called sticky ends, है ना? They are named so because they form hydrogen bonds with their complementary but counterparts, right? This stickiness facilitates the action of enzyme DNA ligase. ये भी आपको बता दिया गया। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA composed of DNA from different sources या genomes। अब देखो आगे ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा रहा अभी वही है, ठीक है, चेक करो। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and can be joined together by using ligases। तो देखो foreign DNA, vector DNA, same restriction enzyme cutting both the vector DNA and foreign DNA at specific location। कट किया, एक बना दिया, किसने बनाया, ligases ने बनाया। आरडीएनए बन गया, आरडीएनए ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, मतलब आरडीएनए जो है वो सेल के अंदर चला गया EcoR1 के अंदर, और उसके अंदर वो क्या कर रहा है, क्लोनिंग होस्ट है EcoR1 और वो उसको क्लोन कर पा रहा है। you have realized that normally unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, recombinant cannot be created। मतलब सेम जगह पे कट होना चाहिए, है ना, और सेम ही एंजाइम से कट होना चाहिए। तो अब आगे आपके पास है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में है थोड़ा बहुत, वो भी हम अगले लेक्चर में ही कवर कर पाएंगे, है ना। आई होप एंड बिलीव कि आप इसको नोट कर चुके होंगे, इस होमवर्क वगैरह को भी आप इसको नोट कर लेना। तब तक मैं एक बार इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। टाइम तो उतना ही हो गया यार, मैंने सोचा था शॉर्ट लेक्चर करेंगे थोड़ा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो बंटी क्या तुम्हें सब कुछ समझ आया? बताइए बंटी जी। हाँ मुझे तो सब कुछ समझ आया। तो क्या आप इसको कल रिवाइज करके आएंगे? कब है टेस्ट? डेट तो मैंने बताई नहीं, है ना। वैसे तो मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा यूट्यूब पे भी, बट डेट मैं आपको बता देता हूं। डेट है आपके पास, कल है 13th दिसंबर। ओके ओके, सो दैट्स इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।